मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी हिंदी की जो तीसरी वाली किताब है, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली। इससे संबंधित आपके एग्जाम के लिए, मिड टर्म के एग्जाम के लिए 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यू के बारे में जो कि पिछले 10 साल के पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे तो एमसीक्यू वाला जो पैटर्न है वो 4-5 साल से शुरू हुआ है, तो जो भी एमसीक्यू आए हैं आपके मिड टर्म के हिसाब से, उन सभी एमसीक्यू को इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे मेरे द्वारा आंसर देने से पहले इन 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में इसको जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि आपकी वजह से वो भी अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला आपका मिड टर्म में जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर 1 है, जनसंचार और माध्यम वाला। तो इसके हम एमसीक्यू पहले देखेंगे, फिर आपका जो दूसरा चैप्टर आएगा डायरी लेखन वाला, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। संचार शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, संचार जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अचर, मूल, चर या फिर तत्सम धातु से। तो आप सभी को पता है बच्चों कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सारे बच्चे आंसर करेंगे जितने भी लाइव सेशन में ज्वाइन है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। जी हाँ, थर्ड यानी कि चर धातु से हुई है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, फिर आपके सैंपल वाली वीडियो पे लेके आएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का जो आदान प्रदान है, ये क्या कहलाता है? जब हम अपनी सूचनाओं का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, किसी को बताते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि यूनिक गेमर अंकिता शर्मा एंड प्रीति ऑल्सो, ए राइट है। आशु आपने तीन बताया, तीसरा गलत है, ए राइट होगा। इसको बोलते हैं बच्चों संचार, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, अंतर क्रियात्मक प्रतिक्रिया का संबंध किससे है? ध्यान से समझो, अंतर क्रियात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? सिंपल सी बात है। अंतर क्रियात्मक प्रतिक्रिया का सबसे पहले मतलब समझो। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने आप से ही बात करते हैं, ठीक है, तो ये किस क्रिया के अंतर्गत आता है? ये आता है बच्चों संचार यानी कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाचार के विभिन्न तत्व क्या है? ठीक है, एक मैं आपको अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि समाचार के विभिन्न तत्व क्या हैं। जैसे कि समाचार यानी कि जो संचार है ना, संचार के विभिन्न तत्व क्या थे? जैसे कि स्रोत, जो पहुंचा, जो इसको प्रारंभ कर रहा है, फिर क्यूटिक्लेट और एनकोडिंग था, संदेश को पूरे तरीके से समझना, फिर संदेश था कि उसमें क्या है क्या नहीं उसको पूरी तरीके से समझना, माध्यम ये था कि किसके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं अपने संदेश को, डिकोडिंग प्राप्त संदेश में जो भी आते हैं उसे समझना, फीडबैक जो संदेश पहुंचा है उसको जो प्राप्त करता है वो सही से मिला है या नहीं मिला है, उसके बारे में फीडबैक लेना, और शोध होती है इस संचार में आने वाली रुकावट है ना। तो ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो संचार के विभिन्न तत्व क्या हो जाएंगे? जी हाँ, डी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। संचार के विभिन्न तत्व होंगे उपरोक्त सभी, ठीक है ना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपको बताया, संचार प्रक्रिया में जो रुकावटें आती हैं, इन रुकावटों को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, रिया जी आपका राइट आंसर आया है। जी हाँ, राइट आंसर इसका, इसको बोलते हैं शोर, संचार में आने वाली रुकावट है। हम एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये बच्चा इसको फोन करता है, ठीक है, कहता है कि दिवाली पे कहीं घूमने चलें। अब ये जब फोन कर रहा है तो मान लीजिए अगर फोन इसका नहीं लगता है, जो सिग्नल नहीं आ रहा है, तो सिग्नल ना आना शोर कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं रुकावट यानी कि शोर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, हिंदी का सबसे पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? आप सभी को पता होगा। कौन सा साप्ताहिक पत्र पहला? जी हाँ, यह है उत्तंड मातंड। क्या नाम है उसका? उत्तंड मातंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? तो आप सभी को पता होगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब एक वीडियो बनाई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, जी हाँ, वेरी गुड, बी आ रहा है बच्चों का राइट आंसर, यानी कि दूसरा वाला जो कि है 1936। वेरी गुड है आपका, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। अब देखो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे कि देखो, आपसे यदि ये पूछा जाए कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कभी, तो आप बता देंगे 1936। यदि आपसे ये पूछा जाए
कि रेडियो कैसा जनसंचार का माध्यम है, तो बताइएगा श्रव्य माध्यम है। आपसे ये पूछा जाए कि इसकी वायरलेस की खोज थी कब और किसने की थी, तो 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए बच्चों कि भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। तो भाई भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, आप सभी को पता होगा, ये हुई थी बच्चों 15 सितंबर 1959 में। कब हुई थी, 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय बच्चों किसे जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर करते हैं इसका। ओके, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, थॉमस अल्वा एडिशन, यानी कि सिनेमा का आविष्कार का श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिशन को। वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस में सबसे पहली जो फिल्म बनी थी इसका नाम था दी अराइवल ऑफ ट्रेन। ये फिल्म आखिर कब बनी थी, किस टाइम पीरियड में बनी थी। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं ये बनी थी 19th सेंचुरी में। अब 19th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि 1800 से 1899। तो दूसरा और तीसरा ये तो आपका वैसे ही आउट हो जाता है ना। अब 1894 या फिर 1834 हो सकता है, तो ऑप्शन पहला राइट है आपका, 1894 में फ्रांस में पहली जो फिल्म थी द अराइवल ऑफ ट्रेन ये बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, भारत में सबसे पहले मूक फिल्म कब बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी वो थी दादा साहब फाल्के। क्या नाम था, दादा साहेब, ठीक है, फाल्के, इनके द्वारा बनाई गई थी। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब ध्यान से समझो ये बनी कब थी, तो ये 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी जिसका निर्देशन किया था दादा साहब फाल्के के द्वारा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, समझ में अच्छे तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी ये कौन सी थी और ये कब बनी थी। तो आप सभी को पता है भाई, सबसे पहली बोलती फिल्म का क्या नाम था, उसका नाम था बच्चों आलम आरा। लेकिन ये बनी कब थी, तो ये बनी थी 1931 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे हमारा फोर्थ वाला जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बच्चों, जन संचार से प्रकाशित या फिर जो भी प्रसारित होने वाली सामग्री होती है इसको नियंत्रित और कौन निर्धारित करता है। यानी कि टेलीविजन पे जो भी माध्यम, टेलीविजन के माध्यम से जो भी न्यूज आपको दिखानी है इसको कौन बेसिकली निर्धारित करता है। आपको लग रहा होगा ये संपादक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन निर्धारित करता था, जी हाँ, राइट आंसर है आप सभी का, सी राइट हो जाएगा, द्वारपाल। क्या बोलते हैं इसको, द्वारपाल बोलते हैं, जो कि जनसंचार में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली हर एक सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 आ चुका है, जब हम समूह में यांत्रिकी या फिर तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं। यानी कि मान लेते हैं कुछ एक समूह है, ठीक है, तो उसमें टेक्नोलॉजी लाइक आप वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का संचार कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा बच्चों जन संचार, क्योंकि आप इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, एक दो बच्चे जो यहाँ पे रॉन्ग भी कर रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा। क्वेश्चन 15 है, संचार के कार्यों में क्या सम्मिलित है। तो संचार क्या करता है, संचार लोगों को सूचना देता है, संचार से लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, संचार से सामाजिक संपर्क स्थापित होता है और संचार से समस्या का समाधान भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ओके, क्या बात है, पूरा चैट सेक्शन आपने डी से भर दिया है, वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, अब देखो यहाँ पे संचार के प्रकार के बारे में अब आपको बताते हैं, जैसे कि मौखिक और अमौखिक संचार कैसा होता है। जब आप मुख खोलकर या बोलकर संचार करते हैं, बात को, अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को रखते हैं, तो ये मौखिक होता है। लेकिन जब आप बिना मुख खोले या फिर ऐसे या फिर मुंडी हिला के जो ऐसे आप संचार करते हैं ना, इसको बोलते हैं अमौखिक। फिर आता है वैयक्तिक, जब कोई व्यक्ति अपने से ही बात करे उसको बोलते हैं अंतः वैयक्तिक। ठीक है, ये वैयक्तिक नहीं, इसका पूरा नाम है इस तरह से अंतः वैयक्तिक। पूरा नाम क्या है, अंतः वैयक्तिक संचार है, जब व्यक्ति स्वयं से ही बात करता है। और अंतर व्यक्तिक संचार जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं तब। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो उपरोक्त सभी वाला राइट आंसर है, जी हाँ, डी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, अर्चना, नैना, लॉन वॉल्फ गेमर, आशु, राज एंड प्रेवी माय वर्ल्ड, कृष्णा, वेरी गुड, राज ऑल्सो, राइट आंसर है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 17, जन संचार का कौन सा माध्यम
वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? आप सभी को पता है भाई, वो कौन सा माध्यम है? सभी को पता होगा, जी हाँ, वो है इंटरनेट। सबसे ज्यादा यही आज के टाइम पे लोकप्रिय है। आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं तो इसी जनसंचार के माध्यम से देख पा रहे हैं, है ना? चलिए, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 18। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको सैंपल पेपर में करवा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो इतना तो हमें पता है बच्चों कि जेम्स ऑगस्टस हिकी के कोलकाता गजट या फिर बंगाल गजट कैसे हुई थी, बताएंगे सारे बच्चे। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत, ठीक है। तो आप सभी बताइए, तब तक के लिए मैं यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन का और क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के रखता हूँ। आप आंसर कीजिए कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत इन ऑप्शन में से कब हुई थी, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे एक बार कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। ओके, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर करते हैं इसका सही। ओके, काफी बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं इसका, वेरी गुड, काफी अच्छा ट्राई किया आप सभी ने। ये देखो, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। इसके बंगाल गजट से, जो कि कब हुआ था? 1780 का, ठीक है। तो लिखेंगे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड वाला राइट हो जाए, ठीक है बच्चों। आई आप आपको समझ में आ रहा होगा, जी हाँ, बी राइट है, वेरी गुड। उसके बाद में आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं नहीं है? ध्यान से देखिए, पत्रिका की आपसे बात पूछी गई है जो नहीं है। मैं आपको चलिए पहले बता देता हूं, फिर आप देख लेना। जैसे कि पत्रिकाएं, जैसे धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, दिनमान है, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बरी है, ये पत्रिकाएं हैं। और समाचार पत्र क्या है? नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, ये सभी है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान ये भी है, साप्ताहिक कादम्बरी ये भी है, दिनमान और इंडिया टुडे ये भी है हमारी, है ना। देखो, दिनमान, इंडिया टुडे ये भी है। लेकिन ये जो कही गई है ना कि जनसत्ता और नई दुनिया, ये क्या है? ये समाचार पत्र है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा निकल कर आ जाएगा, है ना बच्चों। हाँ, बी वाला राइट है, वेरी गुड। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन 20, ध्यान से समझिए। एक जागरूक पाठक, एक जागरूक श्रोता के बाद श्रोता होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? आप यानी कि श्रोता की कौन सी बात सही है ये बतानी है। एक जागरूक पाठक या श्रोता को अपनी आंखें सदा खुली रखनी चाहिए, अपने कान सदा खुले रखने चाहिए और दिमाग सदा खुला रखना चाहिए। यानी कि जैसे मान लेते हैं, आप एक कवि के लिए पाठक हैं, तो आपको अपनी आंखें, कान और दिमाग खुला रखना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में सारी जो बातें, क्वेश्चन वो भर सके, है ना। तो यही बात है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, वेरी गुड, क्या बात है, सभी ने राइट आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन है बच्चों कि आकाशवाणी से अलग होकर टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? यानी कि आकाशवाणी से अलग होकर टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया था भाई? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कब हुआ था ये। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं रॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए, ठीक है। तो देखो, 1 अप्रैल 1976 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से अलग होकर टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम दिया गया। अब इसी से और भी आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत इस समय हुई थी, ठीक है। और विधिवत टीवी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1965 को। टेलीविजन कैसा माध्यम है? तो यह दृश्य और श्रव्य, ए लिखा हुआ नहीं, गलत है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। 22 तो खैर यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद में अब हमारा जो दूसरा वाला चैप्टर है, डायरी लेखन वाला, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये अब डायरी लेखन की बात आ जाती है। डायरी लिखने की कला से संबंधित एमसीक्यू है, तो आ जाइए एक एक करके इनको हम करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आप सभी हमारे अभी टेलीग्राम ग्रुप से अभी ज्वाइन नहीं हुए, तो ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है। साथ ही 11th क्लास के बच्चों के लिए एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च में करना JSK, ठीक है, 11th क्लास, इस तरीके से सर्च करना और टेलीग्राम आपके सामने ग्रुप आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। और ये सारे लेटर स्मॉल में करना, तभी आएगा। ओके, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी आईडी इंस्टाग्राम की। ओके, फेसबुक पेज का भी आईडी इस तरीके से। चलिए, आ जाइए क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये बच्चों कि नितांत निजी स्तर पर, यानी कि हमारे निजी स्तर पर जो भी घटनाएं घटती हैं या फिर
जो भी बौद्धिक या फिर भावनात्मक क्रियाएं होती हैं, इन सभी का लेखा जोखा क्या कहलाता है बच्चों? ओके, सारे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहलाती है डायरी। क्या करते हैं हम डायरी के अंतर्गत? अपनी निजी घटनाओं को, निजी बौद्धिक संबंधी भावनात्मक क्रियाओं को लिखते हैं, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत दस्तावेज है? तो व्यक्तिगत दस्तावेज कौन है? अभी आपको मैंने बता ही दिया, ये होता है बच्चों डायरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ से बताओ बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरी लेखन के संबंध में सही नहीं है? और यहाँ से एक 2 नंबर का आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा कि डायरी लिखते समय हमें किन बातों को या फिर डायरी की क्या विशेषता है ये बता, है ना? तो देखिए क्या है कि दिन भर की घटनाओं, गतिविधियों को डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन कहलाता है। यह हम में खुद को स्थापित करने वाला संबंध, यानी कि इसमें हम खुद से संवाद करते हैं। इसमें हम निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया इसके अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें हम निजी शब्दों को लिखते हैं, यानी कि क्या राइट हो जाएगा इसका? जी हाँ, डी वाला, वेरी गुड, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, कुछ प्रसिद्ध डायरी व उनके लेखकों का अनुचित मिलान कीजिए। तो देखो बच्चों, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये एनी फ्रैंक की डायरी है, बिल्कुल राइट है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुर की, ये भी राइट है। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन की, ये भी राइट है। लेकिन सुदूर दक्षिण पूर्व, ये डॉक्टर रघुवंश की है, ये गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों डायरी लेखन के बारे में। इसमें एक 2 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन ये है कि डायरी लिखते समय हमें किन बातों का इनमें से ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि डायरी जब लिखें तो नोटबुक या फिर पुरानी डायरी में लिखें जिसमें तिथियां बदलना आसान हो। डायरी को बिल्कुल निजी वस्तु मानकर ही लिखा जाना चाहिए कि इससे आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ेगा। और डायरी लिखते समय हमें बाहरी दबाव से मुक्त रहना है, क्योंकि इसमें हम अपने बारे में ही लिखते हैं, है ना? तो ये चीजें थी। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला, वेरी गुड, सारे बच्चों ने राइट आंसर डी दिया है, क्या बात है। चलिए, अच्छा देखिए, एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में एक पॉइंट ये कहा गया है कि एनी फ्रैंक की प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण ये था कि यह 60 लाख लोगों की ओर से बोलने वाली एक आवाज है, जो कि किसी संत कवि का नहीं अपितु एक साधारण लड़की की है। यह कथन किसका था? जो एनी फ्रैंक की डायरी है, ये प्रसिद्ध हुई है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये किसी एक लड़की की नहीं, बल्कि उन 60 लाख लोग के ओर से बोलने वाली, जो उस समय डचों से बेसिकली प्रताड़ित थे, उनसे बोलने वाली एक आवाज है, किसी संत कवि की कोई लेखनी नहीं है। तो ये कथन किसने कहा था? ठीक है, इसका आंसर 99% बच्चों को नहीं पता होगा। देखते हैं कोई अगर इसका आंसर सही करता है तो। बच्चे कह रहे हैं सर जी ए है इसका। ओके, अर्चना प्रजापति, वेरी गुड, आपने गेस कर लिया। जी हाँ, राइट है। तो ये इल्या इहनबुर्ग, इन्होंने ये एक बात कही थी। ठीक है, क्या बात है। कुलदीप और ककुल सिंह, मिस्टर बैक बेंचर गेमर, राइट है आप सभी का आंसर। चलिए, क्वेश्चन 7 आ जाता है, हमारी डायरी किस से साक्षात्कार कराती है? सिंपल सी बात है, हमारा स्वयं से साक्षात्कार कराती है ना? अब बात आती है बच्चों एनी फ्रैंक के बारे में। तो एनी फ्रैंक के बारे में आपके संबंध में 5 एमसीक्यू आएंगे, इनको बड़े ध्यान से देखें, ठीक है? देखो, एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था बच्चों जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में, ठीक है? एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई है? हालांकि इनका जन्म तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन ये लिखी गई है डच भाषा, इसमें डच भाषा, ठीक है? एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? तो एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में हुआ, ठीक है? एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में हुआ था। कुछ बातें एनी फ्रैंक के बारे में आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक सेकेंड, ओके, वेल एनी फ्रैंक के बारे में यार कुछ नहीं देखा, वो तो खैर आपकी किताब में ही है, तो ये किताब से एमसीक्यू लाया था मैं, ना? क्वेश्चन 11 है बच्चों कि एनी फ्रैंक को जो डायरी उसने लिखी है, वो उसे किस जन्म दिवस पर मिली थी? किस जन्म दिवस पर मिली थी? जी हाँ, वेरी गुड, उसे 13वें जन्म दिवस पर मिली थी, जो कि उसके पिता ने, ठीक है? एनी फ्रैंक की डायरी में कब से लेके कब तक का वर्णन किया गया है? तो कब से कब तक का वर्णन है भाई? कब से कब तक का वर्णन है? तो ये है जून 1942 से 1944 तक का, जब वहां पे युद्ध हो रहा था, वॉर चल रहा था, तब से तब, ठीक है? चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार से डायरी लेखन के बारे में ये सारे क्वेश्चन हमारे राइट हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट हो जाते हैं।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो हमारा 50 प्लस एमसीक्यू का सेशन था ये कंप्लीट हो गया। अब इसी में मैंने आपको टेलीविजन के बारे में, ठीक है, रेडियो के बारे में और साथ ही सिनेमा के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है ना। तो आप इन सभी को जरूर से याद रख लेना। और इंटरनेट वगैरह के बारे में बातें बताई थी, ठीक है। और साथ ही डायरी लेखन के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या होती है, क्या फायदे हैं, सब कुछ आपको मैंने बता रखा है। तो आप इन सभी को याद कर लेना। बाकी अभी जस्ट थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपके लिए हम लेके आने वाले हैं आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 से 10 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये लास्ट सेशन, लास्ट वीडियो होगी आपके सैंपल पेपर की, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले सैंपल वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।